तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अध्याय 3 के अंतर्गत, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तहत अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, जिसमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संबंध में। साथ ही साथ देखा था कि अनुच्छेद खंड 2 में क्या उसके जो निर्बंधन बताए गए हैं उन पे हमने चर्चा की थी पूर्व में। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 1 ख शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का, अर्थात सम्मेलन की स्वतंत्रता के संबंध में, और उसके निर्बंधनों को पढ़ेंगे जो आपके अनुच्छेद 19(3) में बताए गए हैं। तो जो आपका पूर्व या निरायुद्ध सम्मेलन का जो अधिकार दिया गया है, वह आपका अनुच्छेद 19(1) ख के तहत आपको यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो सभा एवं सम्मेलन का आयोजन करना जो एक लोकतंत्र होता है, उसका एक सहज एवं स्वाभाविक सा व्यवहार होता है कि कभी भी जब हम बात करते हैं कि सभा और सम्मेलन की, ठीक है, जो शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की जो बात है, ठीक है, या फिर हम इसको सामान्य भाषा में सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात कह सकते हैं। क्योंकि जो सम्मेलन होता है तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसी की वजह से जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, तो उसके साथ क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार सम्मिलित करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अगर संवैधानिकता नहीं प्रदान करेंगे शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन को, तो जो आपके ऊपर की जो बात है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वही परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। वही अधिकार क्या है, थोड़ा अपने आप में अधूरा सा लगेगा। तो इसी वजह से क्या है, 19(1) ख के अंतर्गत सम्मेलन की स्वतंत्रता को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है या सम्मिलित किया गया है, जिसमें क्या है आपका जुलूस निकालना भी इसके तहत शामिल होता है। तो किसी भी प्रकार का जो सभा या सम्मेलन का जो आयोजन होता है उसके संबंध में है, क्योंकि यह जो सम्मेलन होता है इनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, लोगों में इसको फैलाता है, जो अनभिज्ञ होते हैं उन पहलुओं से वो रूबरू कराता है, जिससे क्या है समाज का विकास होता है और व्यक्तिगत विकास भी होता है। तो और वो इन चीजों की वजह से है कि जो आपका विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो उन विचारों को और उस जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता के तहत क्या है कि आप एक सभा का आयोजन कर वहां पे अपने जो विचार है उसको प्रकट कर सकते हैं। इसलिए इस जो अधिकार है इसको रखा गया था। अब जो इसके निर्बंधन है जो आपके बताए गए हैं अनुच्छेद 19(3) में, खंड 3 में बताया गया है, तो वो कहता है कि उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंध जहां तक कोई विद्यमान विधि अध्यारोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंध अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो हमने कह दिया कि भारत जो आपका वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन इस शांतिपूर्वक जो वर्ड यहाँ पे दिया गया, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध, अर्थात बिना आयुध के, बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार के बारे में यह कहता है। अब इसके लिए कुछ निर्बंध है कि हाँ आप सम्मेलन तो कर रहे हैं, अपने विचारों को आप यूज कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा आपका कि उनके लिए सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, नियुक्त निर्बंध कायम कर सकती है, लगा सकती है। तो उन्हीं की शर्तों को हम देखते हैं कि जो युक्त निर्बंध वो क्या हो सकते हैं। पहली बात है, जब भी हम सम्मेलन की बात करेंगे, अपने सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे, सभा के आयोजन की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे, तो ये पूर्ण रूप से पहला बात है कि यह शांतिपूर्वक होगा। ठीक, ये पूरी तरह शांतिपूर्वक होगा, अर्थात इसमें जो भी लोक प्रशांति है इसको कायम रखने की चीजों को जो भी है उनको कायम रखा जाएगा। फिर दूसरा ये है शर्त कि ये बिना हथियार के होगा। जो निरायुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है कि बिना हथियार के। तो शांतिपूर्वक और निरायुद्ध होना ये इसके एक युक्त और आवश्यक शर्त के तौर पे भी है। फिर तीसरी जो बात है वो है कि यह जो भी सम्मेलन होगा
वह देश की प्रभुता और अखंडता, देश की प्रभुता और अखंडता, साथ ही साथ जो लोक व्यवस्था है उनके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अर्थात कि आपको अगर अधिकार मिला है तो आप देश की प्रभुता और अखंडता को की जो चीजें हैं उनको बनाए रखने का प्रयास आपकी प्रस्तावना में भी दिया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए देश की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि वो चीजें जो है वो खंडित ना हो, जो राष्ट्र की एकता है उसको स्थापित रखने हेतु तो आपको जो सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई वहां पे आप कभी भी देश के खिलाफ या जो उन चीजों का विचारों का अभिव्यक्ति नहीं करेंगे जो आपके प्रभुता और अखंडता और जो लोक व्यवस्था के प्रतिकूल प्रतीत होंगे। ठीक है, तो ये जो आपको जो अधिकार जो 19 ख में बताए गए हैं उन अधिकारों के लिए बोला गया है कि किसी भी जो नागरिक है उसको कोई ऐसी सभा या सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी जिससे कभी लोक शांति भंग हो या देश की प्रफुल्लता या अखंडता या वह लोक व्यवस्था के खतरे में पड़ जाए। और ऐसी परिस्थितियों में अगर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है और यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसे स्वतंत्रता का जो आपको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसमें क्या किया जा सकता है, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो इसके जो जब इस लोक शांतिपूर्वक सम्मेलन और निरायुक्त सम्मेलन करने के लिए कहाँ पे चीजों को रखा गया है जिसके तहत ये कार्यवाही की जा सकती है। तो आप पढ़ेंगे जब आगे भारतीय दंड संहिता में धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में बताता है। सीआरपीसी का जो की धारा 129 है वह आपको बताता है कि जो विधि विरुद्ध जमाव होता है इसको तितर बितर करने का या फिर उसको तोड़ने के उद्देश्य से ये धारा रखी गई सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जाती है। फिर आपका जो सीआरपीसी सेक्शन 107 है वह आपका लोक प्रशांति को कायम रखने करने के लिए प्रतिभूति की बात कहता है। फिर आपका जो सीआरपीसी सेक्शन 144 है जो आपको क्या बताता है कि जब कभी न्यूसेंस या आशंकित खतरे के या अर्जेंट मामलों में क्या आदेश जारी किया जा सकता है। तो ये 144 के तहत जो धारा 144 आप कई बार सुने होंगे कि 144 के तहत क्या हो गया है, उस एरिया को 144 की धारा लगा दी गई है कि वहां पे किसी भी प्रकार का आना जाना 4 लोगों से ऊपर का ये सारी चीजें गतिविधियां नहीं हो सकती है। तो ये सारी क्या है शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, या उसको प्रतिबंधित करने के लिए इन धाराओं को रखा गया जो पूरी तरह संवैधानिक है। फिर आपका जब और आगे देखेंगे तो पुलिस एक्ट है 1861 का जिसकी सेक्शन 30 और 30A लोक जमा और जुलूसों के विनियम के संबंध में है कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई लोक सभा कोई भी जब लोगों की सभा आयोजित की जाती है या कोई व्यक्ति कोई भी सभा आयोजित करना चाहता है तो उसके पहले वो क्या करता है कि वो भी जो भी उसके उस एरिया की जो समकक्ष जो भी उस एरिया में जिसकी अधिकारिता क्षेत्र होती है जिस भी थाने की उस पुलिस थाने में जाकर वो वहां से क्या लेता है एक अनुमति पत्र लेता है या आवेदन करता है कि उनको अनुमति प्रदान करें। तो उसी के लिए ये सेक्शन को रखा गया जो पुलिस एक्ट की धारा 30 और 31A में बताया गया है कि किन चीजों को लिए वह अपने अधिकारों को वो अनुमति दे सकता है, किन चीजों के लिए वो नहीं दे सकता है। फिर आपके इन्हीं चीजों को बनाए रखने के लिए एक अधिनियम है आर्म्स एक्ट या इसको बोला जाता है आयुध अधिनियम 1959 कि इसमें आपका बताया गया सेक्शन 3 में जो भी आप गोला बारूद और हथियार की बात करेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है अग्नेय आयुध। तो इसमें जो अग्नि वर्षा करता है उनको बोला जाता है। तो उनके अर्जन के और उसके कब्जे के लिए कि जब भी आपको बोलते हैं ना कि हाँ आपके पास कोई भी जब पिस्टल या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार की बात करेंगे तो उस हथियार को आप अगर साधारणतः कहीं से लेते हैं तो वो अवैध रूप होगा, लेकिन अगर आप उसको सरकार से अनुमति लेकर अगर उसके लिए लाइसेंस लेते हुए उसको रखते हैं तो वो वैधानिक होता है। तो उस चीज का किससे बताया गया आपका आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 3 में। हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों को देखते जाते हैं कि आईपीसी 141 क्या कहता है। तो जो आईपीसी का 141 है ये आपको ये चीजें समझ आ रही है ना कि ये शांतिपूर्वक निरायुक्त सम्मेलन के लिए जो युक्तियुक्त निर्बंधनों की व्यवस्था है वो इन अधिनियमों के माध्यम से और भी कई स्थानीय विधियों के माध्यम से समय समय पर किया जाता है। लेकिन ये जो है ये मुख्य अधिनियम है जिनमें इस शांतिपूर्व जो भी सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है
वह इनके द्वारा आपका क्या करती है, युक्तियुक्त निर्बंध लगाती है। तो आईपीसी के जो सेक्शन 141 है वो बताता है आपका विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव तो विधि विरुद्ध जमाव के तहत क्या होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक सामान्य उद्देश्य के लिए अगर किसी एक स्थान पे इकट्ठे होते हैं तो उसको बोला जाता है विधि विरुद्ध जमाव। तो उनका पहली बात है कि वो 5 से अधिक होने चाहिए। दूसरा उसमें रहेगा कि आपका क्या है, उनका समान उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा है कि उनका ये जो जमाव हो वो विधि के विरुद्ध होना चाहिए। अब वो विधि के विरुद्ध क्या हो सकता है कि जो भी कार्य जो विधि के विरुद्ध, वो उन कार्यों के लिए हैं कि जैसे जो विधि के विरुद्ध होते हैं, जैसे आप सरकार की आलोचना करने के लिए या सरकार के प्रति प्रयोग का कुछ जो विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं या किसी विधि या आदेश के निष्पादन को रोकने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए, कोई आदेश आ गया तो उसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए, ठीक है। किसी प्रकार का आप आपराधिक अत्याचार कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे क्या आप अपने किसी अन्य व्यक्ति के 5 से अधिक लोग मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के क्या है सब्जेक्ट जो की संपत्ति उस पर कब्जा कर रहे हैं या किसी प्रकार का उसके अधिकारों का हनन करने के उत्सुक है, तो ये कोई भी प्रकार का जो विधि विरुद्ध होगा तो उस मामले में ये धारा आपकी काम करती है 141। फिर आपका जो है सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 में प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई ऐसा विधि विरुद्ध जमाव होता है तो उसके लिए क्या कर सकती है, सिविल बल का प्रयोग कर सकती है। जो आप कहते हैं कि लाठी चार्ज के तौर पे हम देखते हैं जिसको सामान्य भाषा में कि जो लाठी चार्ज बोलते हैं कि हाँ इसको हटाना है, इस जगह जो भीड़ इकट्ठी हो गई है उसको हटाना है, उल्लंघन है। उसके लिए आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि इन्होंने हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपका जो आपने जो अपने अधिकारों का प्रयोग करने में जो लापरवाही बरती है और जो आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो उस आधार पे ये सारी कार्रवाइयां आपके ऊपर की गई है। तो ये आपके लिए क्या युक्तियुक्त निर्बंधन होता है। फिर आपका जो आगे कहता है सीआरपीसी 107, तो इसमें क्या है कि जब लोक प्रशांति को बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की मांग रखते हैं कि आप कभी कोई लोक प्रशांति जो भंग हो रही है तो उसके लिए एक बॉन्ड पेपर साइन करवा देते हैं या किसी प्रकार का एक प्रतिभूति का सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करवा दी जाती है, जिससे क्या है यदि अगर उस जो भी कार्य है या जो भी सम्मेलन है उससे किसी प्रकार की क्षति होगी तो उस चीजों के लिए लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। फिर आपका जो 144 है वह क्या बताता है कि न्यूसेंस जो होता है या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्तियों के बारे में। जैसे आज के समय में जो लॉकडाउन की स्थिति, तो आपने सुना होगा कि 144 की धारा लगी हुई है। तो 144 की जो धारा होती है वो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के तहत और न्याय कार्यपालिका के जैसे जो डिप्टी कलेक्टर उनके द्वारा यह लगाई जाती है, जिसके तहत क्या है एक विशेष स्थान या क्षेत्र में क्या है लोगों का आने जाने में रोक लगा दी जाती है। या कोई ऐसा जैसे अभी जो महामारी सिचुएशन चल रहा है तो वो जो नियम निकला कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, तो इससे जो लॉकडाउन घोषित किया गया तो उसको बरकरार रखने के लिए 144 की धारा लगा दी गई कि आप अगर बाहर घूमते पाए गए तो आपके ऊपर विधि विरुद्ध जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें 144 की तहत लगती है आपका। फिर आपका जो पुलिस एक्ट है 1861 उसकी धारा सेक्शन 30 और 30A, तो ये उन चीजों के लिए है कि जब कोई आयोजन किया जाता है तो उसमें जो पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन आयोजनों में होने वाले संभावित खतरे अगर होने की संभावना बनी है तो उसके लिए या जो भी वहाँ पे सम्मेलन हो रहा है तो उसमें सदस्य लोगों की जो लोक प्रशांति की व्यवस्था को कायम करने का कार्य केवल और केवल किसका होता है, आपका 107 107 स्क्रीन में देख लो। तो इसमें क्या है पुलिस का जो पुलिस में का जो जिला अधीक्षक होता है या जो भी जो सहायक जिला अधीक्षक होता है जो पुलिस सुपरिटेंडेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वो क्या है जब लोक मार्गों पर या आम रास्तों पर किसी प्रकार का जमाव होता है या जुलूसों के आचरण को अवसर पर
तो वो क्या करेगा कि वो जो भी जुलूस वुलूस लगा रहे हैं लोग, जो लोक मार्ग होते हैं या फिर आपका गली होता है, मोहल्ला होता है, तो उनमें क्या है, उनके लिए जो परमिशन और उसकी व्यवस्था को कायम रखने का अधिकार इसके तहत इनका पुलिस अधिनियम के तहत दिया गया है। फिर इसके तहत क्या है कि मतलब इसके तहत ये है कि इस अधिनियम के तहत कि जितने भी जो लोक प्रशांति को कायम रखते हुए अन्य जो भी गतिविधियां हैं उसके लिए क्या है, पुलिस की इच्छा अगर होगी, अगर उसको लगता है कि उनको परमिशन दिया जा सके तो वो दे देगी। यदि आप बोलोगे कि मुझे जय स्तंभ चौक या घड़ी चौक में एक सभा आयोजित करनी है, तो वह यातायात व्यवस्था और इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पे उस चीज की आपको परमिशन मिल सकती है। और यदि देखा जाएगा कि यह एरिया यहाँ पे, जैसे आपकी जो डिमांड होगी कि हाँ हम 100 लोगों के लिए एक सभा का आयोजन करना चाहते हो वो भी घड़ी चौक में, तो आप उसके लिए क्या, वो परमिशन नहीं देगा। हाँ वही किसी के लिए आप बोलेंगे कि हम इस को कहीं मैदानी एरिया में करेंगे, किसी स्टेडियम में करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या परमिशन मिल जाएगी। तो जिससे क्या है कि लोक प्रशांति जो है, जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर है, या लोगों के जो शांति व्यवस्था है वो क्या है, कायम रह सके, इसलिए यह अधिकार पुलिस को इस अधिनियम के द्वारा दिया गया है। और यह क्या है, आपका जो सम्मेलन, जो आपको सभा या सम्मेलन आयोजित करने का जो अधिकार है उसका पर एक ये युक्तियुक्त निर्बंध आयोजित करता है। क्लियर हो रहा है। फिर जो आपका आयुध अधिनियम है 1960-59 की धारा 3 में आपको बताया गया है कि कैसे आप कोई किसी प्रकार का हथियार अर्जित करेंगे, उसके कब्जे के लिए, मतलब किसी के कोई हथियार है तो उसको रखने के आपके पास एक प्रॉपर एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। तो उस लाइसेंस की क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है, कि आपको लाइसेंस कैसे प्राप्त होगा, उसकी फीस क्या होगी, उसको कैसे आपको मिलेगी। फिर जब कुछ समाज विरोधी गतिविधियां होती है तो उनमें आपको, तो उन परिस्थितियों में किस प्रकार की चीजें होगी। जैसे आप लोग को जानते होंगे कि होली के समय क्या होता है, जितने भी ये हथियार रखने वाले लोग होते हैं उनको क्या, होली के समय में और चुनाव के समय में उनके सारे हथियार थानों में जमा हो जाते हैं। तो वो तभी हो सकेंगे ना जब वो क्या है, उनके पास वैध लाइसेंस होगा। और जो अवैध रखे हैं तो वैसे ही वो तो अपराध कर रहे हैं। तो जिनके पास वैध लाइसेंस है उसका वो दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। तो जिससे क्या है कि जब भी सम्मेलन की बात होगी तो वहां पे अगर हथियार लेके कोई पहुंचा भी गलती से, तो उस हथियारों के संबंध में शासन के पास समस्त जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। तो इस टाइप की चीजें आपकी है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन के लिए क्या क्या युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर हम देखते हैं संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो ये भी जो आपका धारा अनुच्छेद 19 है उसके ग में बताया गया है कि किसी भी जो आपका संघ या सहकारी समिति बनाने के स्वतंत्रता के संगम में के संदर्भ में, तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जो संघ शब्दावली है इसको आपका जोड़ा गया था 97 संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 2 के द्वारा, इसको अंतर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पूर्व में संगम और सहकारी समिति था, तो इसमें संघ जो है आपका उसको ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है ना। ये आप याद रखिएगा जो संघ है उसके संबंध में। फिर हम देखते हैं कि जब अब संघ की हम बात कर रहे हैं, संघ या संगम या सहकारी समिति बनाने का आपको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो संघ या संस्थाओं, जो संस्था होती है उन्हीं के माध्यम से क्या है कार्य करने की प्रणाली, जो संघ और जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि लोग अपने कार्यों को करते हैं। और ये क्या, ये प्रथा जो है प्राचीन है। लोग हमेशा से क्या है संघ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे सारी चीजों से उनको बचाव होता है और उनकी जो भी बात होती है वो हर जगह वो सुनी भी जाती है। तो एक विचारधारा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो साथ मिलकर रहते हैं, उनके समान विचार है तो वो एक विचार को आगे बढ़ाते हुए उन साथ में रहना पसंद करते हैं। तो इसी कारण क्या है, संगठन में शक्ति है, बंधुत्व सहयोग की भावना निहित होना कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता वह सब लोग मिलके आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक बोलते हैं ना कि एक लकड़ी तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पूरा गट्ठर हो लकड़ियों का तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसीलिए क्या है कि संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है। तो इसके तहत क्या है कि प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छा से कोई संघ या संगम बनाने, उसे चालू रखने तथा समाप्त करने और उसमें सम्मिलित होने अथवा ना होने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।
ठीक है। और आपको इसके साथ एक बात और याद रखनी है कि जो संघ बनाने की स्वतंत्रता केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिली है। तो आपको ये तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा कि जो अनुच्छेद 19 है वो केवल और केवल किन पर लागू होती है, यहाँ के नागरिकों के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 19 का खंड 4 है वह बताता है इसके निबंधनों के बारे में। तो कहता है कि उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि जो आपका संघ बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ये जो आपकी स्वतंत्रता है, तो उस पर भी आपका क्या है, एक निर्बंधन लगा है। तो वह निर्बंधन क्या है कि जो भी संघ, संगम या सहकारी समिति होगी वो देश की प्रभुता और अखंडता को खत्म करने के लिए नहीं बनाई जा सकती, वो लोक व्यवस्था को के प्रतिकूल होने वाले व्यवहार के लिए नहीं बनाई जा सकती। वो ऐसे सारे संगम और संघ और सहकारी समिति को बनने से या उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का अधिकार है यदि वह सदाचार के प्रतिकूल बनाएंगे। तो जितने भी संगम होंगे, ग्रुप्स होंगे, जो संघ होंगे या सहकारी समितियां होंगी, वो केवल और केवल जब भी बनेंगी तो उनके लिए यह आवश्यक है कि उनकी वजह से ना देश की प्रभुता अखंडता में समस्या है या प्रश्न उठे, ना ही लोक व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ना ही वे जो सदाचार है इससे दूर हटे। तो इसमें हम समझते हैं आगे केसों के माध्यम से कि क्या है कि सुभाष बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड AIR 2019 उत्तराखंड 19, इसके मामले में कहा गया था कि उत्तराखंड जो हाईकोर्ट था उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत क्या व्यक्ति को जो ग के तहत जो है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार मूल अधिकार के तौर पे प्रदान किया गया है, लेकिन इसमें किसी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार मूल अधिकार नहीं। ठीक है, संघ बनाने के लिए मूल अधिकार में सदस्य बनने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो एक सामान्य बात यह है कि संघ अथवा संस्था की स्थापना करने वाला व्यक्ति उसका मूल सदस्य होता है। संघ अथवा संघ में उसका विशेष स्थान भी होता है। इसकी इच्छा के विपरीत किसी व्यक्ति को उस संघ या संस्था पर ना तो थोपा जा सकता है और ना ही उसके साथ कार्य करने के लिए विवश किया जा सकता है। जहां किसी विधि द्वारा किसी संघ अथवा संस्था में बाहरी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है और उसमें मूल सदस्यों का उसमें बने रहना कठिन हो जाता है, तो वहां वैसे ऐसी विधि को असंवैधानिक माना गया, क्योंकि वह मूल सदस्यों के संघ में सदस्य बने रहने के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। तो इससे क्या है कि आपको संघ, संगम, सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं प्रदान किया कि आप किसी भी संघ का सदस्य के तौर पे उसको मूल अधिकार के तौर पे आप उसमें शामिल हो सकते। तो ये उस संघ की इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको शामिल करता है कि नहीं करता है। वो उनकी शर्तों के अधीन आप उसमें शामिल हो सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपना इच्छा से अपने साथ मिलकर कुछ लोगों के साथ संगम और संघ बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर जो अगला है वो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस VG राव का मामला है, AIR 1952। तो इसमें बताया गया कि इसमें एक अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया यदि वह किसी संघ अथवा संस्था को लोक शांति एवं लोक व्यवस्था के लिए घातक समझे तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे संघ या ऐसी संस्था को अवैध घोषित कर सकती है। तो एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि यदि कोई संघ या कोई संस्था होगी और उसके द्वारा जो कार्य है वो किसी जो लोक शांति और लोक व्यवस्था को अगर के लिए वो घातक होंगे तो क्या करेगी कि उस अधिनियम के माध्यम से वो अधिसूचना जारी करके उस संघ को या उस संस्था को अवैध घोषित कर सकती है। और इस चीज को जानने और उसको समझने के लिए, मतलब जो ये जो संघ या जो सभा है वह जो उसके घातक, जो लोक व्यवस्था के लिए घातक है कि नहीं, इस चीज को जानने के लिए बकायदा उसमें क्या की व्यवस्था की गई थी, एक सलाहकारी बोर्ड की भी व्यवस्था की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, तो उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया
और कहा कि उसकी युक्तियुक्ता का पता लगाने की जो अधिकारिता न्यायालय का है ना, ठीक है, कि जो जो घातक जो उसकी घातकता की बात है उसके लिए जो सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो उसका जो वो जो सलाहकारी बोर्ड का कार्य है वह कार्य क्या है, वो न्यायालय का कार्य है, वो किसी सलाहकार बोर्ड का कार्य नहीं हो सकता। इस आधार पर उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और ये साथ में साथ ये कहा गया था कि इस प्रकार की जो सलाहकारी बोर्ड है वो किसी भी प्रकार का न्यायिक जांच का कार्य नहीं कर सकते। फिर जो एक केस था पी बाल कोट्टे कोट्टे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1958। इस मामले में अपीलार्थी को रेलवे सेवा नियमों के अनुसार इसलिए सेवा से अलग कर दिया गया था क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी अथवा श्रम संघ का सदस्य था। उसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह यह याचिका दाता के संघ अथवा संस्था में सम्मिलित होने के मूल अधिकार का अतिक्रमण करने वाला होने से असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा यह अभिनिर्धारित किया कि इसमें याचिकादाता के मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है क्योंकि वह संघ अथवा संस्था में शामिल होने से नहीं रोकता है। सेवा में बने रहने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। फिर हम देखते हैं आगे। घ बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। तो देखिए संचरण जो है, जो संचरण वो होता है, ये भी क्या आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत क्या है कि एक प्रकार का ये आपके व्यक्तित्व को उभारने के और उसके विकास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जब आप संचार करते हो अर्थात आप एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं, तो आप क्या है आपके विचारों आपके को नए विचार जो जागृत होते हैं, उससे आपका विकास होता है, मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। अब इसी को हम इस समय से इस जैसे समझ सकते हैं कि जब भारत की खोज की गई थी 1600 के आसपास, जब 1500-1600 ईस्वी के आसपास की बात है जब, ठीक है, तो ये जो आपका इंग्लैंड था वहाँ पुनर्जागरण कल आया, फिर औद्योगिकरण हुआ, तो उन लोगों को अपने लिए जो नए मार्केट की चाह थी, तो उनका जब तक अगर ये सोचते कि भारत की जो उन्होंने खोज की, तो उन्होंने भारत के जो रास्ते की खोज की थी, तो वह क्या था कि एक संचरण का जो आबाद संचरण था, इसी के तहत था वो, कि वो क्या था कि वह कहीं भी आ जा सके, तभी तो वो लोगों को जानेंगे और चीजों को समझेंगे और उनसे अपनी जो व्यवहार है वो बनाएंगे। तो इसी के वो उसी चीज के लिए क्या खोज के नाम से या फिर जो जाने की वजह से ही जो कोलंबस थे और वास्को डी गामा, इन्होंने अमेरिका और भारत की खोज की थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का जो अधिकार है वो 19 के तहत रखा गया है। ये कहता है कि भारत की जो राज्य क्षेत्र है, जो संपूर्ण भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जितने भी इसमें राज्य हैं, जितने भी इसके जो राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे क्या है व्यक्ति सर्वत्र आबाद संचरण कर सकता है, अर्थात वह बिना रोक टोक के आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, आ सकता है। तो यह अधिकार उसको इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान किया गया है। लेकिन अब इसमें भी यह है कि अब जब संगठन की बात कहेंगे तो ये क्या है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से भ्रमण करने का जो अधिकार प्रदान करता है, यह न केवल राज्य से एक दूसरे राज्य में अपितु एक ही राज्य में से एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन इसके लिए भी क्या है आपके कुछ निर्बंधन आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये युक्तियुक्त निर्बंधन है कि आपको क्या है आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आप उन जो ऐसे वह स्थान की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप वहां जाएं कि ना जाएं। जैसे अभी जैसे आप देख रहे हैं आपकी जो आज की स्थिति है, तो आपको आवास संचरण का अधिकार है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मेरे को कंटेनमेंट में जोन में जाना है, तो आपको उसके लिए मनाही किया जा सकता है कि आपको अति आवश्यक यदि ना हो तो आपको वहां जाने से रोका जा सकता है। जैसे पूर्व में अभी लॉकडाउन की स्थितियां चल रही थी, तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में, एक जिले से दूसरे जिले जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये क्या युक्तियुक्त निर्बंधन के तहत है। उस समय आपके अधिकारों को खत्म नहीं किया गया था, उन अधिकारों पर एक निर्बंधन लगाया गया था कि आपको अगर यदि प्रयोग करना है तो उसका प्रयोग करने के भी कुछ तरीके थे। यदि आपको राज्य से एक राज्य से दूसरे जाना है तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी थी। तो वो निर्बंधन
इस प्रकार उसमें आयोजित किए गए थे। तो इसका जो आपका इसके जो निर्बंधन है, युक्तियुक्त निर्बंधन है, उसके बारे में आपका 19 का अनुच्छेद 19 का खंड 5 कहता है कि उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड ड की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो ये क्या है कि अब यहाँ जो निर्बंधन के बारे में बताया गया है वह क्या है, इनमें केवल हमको दो बातें समझ आती है, जो बातें निकल के सामने आती है वो है कि साधारण जनता के हित में नहीं है, ठीक है, कि जब कब हम ये आवास संचरण की जो व्यवस्था है इस पर निर्बंध लगा सकते हैं या इसमें प्रतिषेध लगा सकते हैं, तो वो क्या है कि वह साधारण जनता के हित में नहीं होगी तब। दूसरा, वह अनुसूचित जनजाति के हित में नहीं है तब। तो इन दो आधारों पर ही किसी भी जो व्यक्ति के ऊपर जो सर्वत्र आवास संचरण का जो अधिकार मिला है वह क्या है उस निर्बंधन को आयोजित कर सकते हैं और वह युक्तियुक्त होगा। जैसे आज के जो समय में है तो साधारण जनता के हितों के ही लिए जो लॉकडाउन किया गया था तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए रोक लगाई गई थी, ठीक है। फिर आगे के जो सब पॉइंट है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम इसके जो न्यायिक दृष्टिकोण है उसमें देखते हैं कि एनबी खरे वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली EIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 211 का जो मामला था, इस मामले में ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949 करके एक अधिनियम था, ठीक है, जिसका नाम था ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपीलार्थी को दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 3 माह के लिए दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर चले जाने का आदेश दिया गया। तो अपीलार्थी ने इस आदेश को निम्नांकित आधारों पर अवैध बताते हुए चुनौती दी। अब ये एक्ट था ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट, तो इसमें बोला गया कि जो अपीलार्थी जो व्यक्ति जिसको एक सजा दी गई थी कि आपको 3 महीने के लिए दिल्ली से बाहर रहना, तो इस पर क्या जो जो जिस जो व्यक्ति को वो मिला था यह दंड, उसने इसके लिए अपील की सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें जो बातें उन्होंने बोली कि जो अवैध किए हैं तो उसके आधार बोले कि किसी व्यक्ति को निष्कासित करने का निर्णय लेने की शक्ति कार्यपालक अधिकारी के हाथों में नहीं थे एवं निष्कासन की अधिकतम सीमा के बारे में अधिनियम बॉन्ड, तो ये दोनों चीजों को लेके इनके पास ये अवैध घोषित करने की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनके तर्क थे उनको अस्वीकार करते हुए कहा कि आपात स्थिति में कार्यपालिक अधिकारी का द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है एवं अधिनियम की अवधि भी परिसीमित है, अतः युक्तियुक्त होने से भ्रमण की आभास स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता है। तो इसमें कहा गया कि जो भी उनको सजा दी गई थी वो आपके आवास संचरण की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता, यह युक्तियुक्त होगा। फिर था स्टेट ऑफ MP वर्सेस बलदेव EIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 293, इसमें CP एंड बरार गुंडा एक्ट 1946, ठीक है। तो CP मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार करके पहले जो हमारे जब भारत आजाद नहीं होता तो क्या चलता था, आपका प्रांत चलते थे, तो उनके लिए जो अधिनियम बने थे कई प्रकार के, तो जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार गुंडा एक्ट बना हुआ था 1946। जो बनाया गया था तो उसकी जो धारा 4A थी, जो उसके जो धारा जो उसकी धारा 4 थी उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई और इस धारा के अंतर्गत राज्य, इस धारा जो अधिनियम था उसके तहत क्या कहता था कि राज्य सरकार ने याचिकादाता को जिले से निष्कासित कर दिया था और इस निष्कासन का आधार याचिकाकर्ता द्वारा गुंडा अर्थात खतरनाक चरित्र वाला व्यक्ति होना था, लेकिन अधिनियम सब में गुंडा अथवा खतरनाक चरित्र को परिभाषित नहीं किया गया था। इसका निर्धारण कार्यपालक अधिकारी को ही करना होता था जो कभी कभी मनमानी भी कर सकता था। उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर इसे अवैध घोषित कर दिया कि वह कार्यपालक अधिकारी को मनमाने करने की छूट देता था। तो ये जो अधिनियम था इसमें बताया गया था ये गुंडा जो CP जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार गुंडा एक्ट अधिनियम एक्ट 1946 थे, तो इसमें एक यह था कि जो भी खतरनाक व्यक्ति है या जो गुंडा है उसको क्या है कि आप अपने समाज से या उस स्थान से निष्कासित कर सकते हैं,
लेकिन कहीं पर भी गुंडा या खतरनाक व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं किया गया था। तो यह जो व्यक्ति की पहचान करना या इसको जानना, तो ये किसका कार्य होता था? जो भी कार्यपालक अधिकारी होता था, ये उसके हाथों में होता था। तो इसको बोला गया कि यह कार्यपालक क्या कर सकता था, इसमें मनमानेपन का उपयोग कर सकता था। ठीक है, तो इस आधार पे इस अधिनियम को इस आधार पे जो उसका जो धारा 4 का थी, उसको क्या किया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। तो आपको ये जब आप 1946 की जैसे अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो इस पे कौन सा आपका ये लागू होगा? जो आपका क्या था, कौन सा सिद्धांत लागू होगा? पृथक्करण का सिद्धांत, जो आपका कब लागू किया गया था? 1940, जो आपका अनुच्छेद 13 में कहता है कि शून्य या अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में। तो उसके तहत जो आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि जो भाग हमारे काम का नहीं है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई थी। फिर एक मामला था आपका अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, सुप्रीम कोर्ट 156। तो यह आपका अधिनियम ये जो केस था 1988 का, इसमें था कि इस याचिकादाता द्वारा आंध्र प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम के जो नियम थी 494 की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। ठीक, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नियम के अंतर्गत क्या किया था कि स्कूटर और चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य आवश्यक बना दिया था। तो याचिकादाता का कहना था कि इस नियम के, कि आपको यदि बोला जाता कि इस अधिनियम के द्वारा ये आया कि आपको हेलमेट लगाना आवश्यक है, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते तो आपको क्या है, गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो याचिकादाता का कहना था कि इस नियम के अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद 19(1) घ के अधीन प्रदत्त भ्रमण की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या होता है? अतिक्रमण होता है, अतः इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। तो न्यायालय ने कहा कि यह जो नियम है वह लोकहित के में होने के कारण संवैधानिक है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य स्कूटर चालकों की दुर्घटना से रक्षा करना है। तो यह है कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता पर यह एक युक्तियुक्त निर्बंधन है, अर्थात आपको हम आने जाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, आपको वाहन चलाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आप में हेलमेट पहनना होना चाहिए। तो ये क्या होगा? आपका संवैधानिक होगा, और ये जो निर्बंधन है वो युक्तियुक्त है। तो इस आधार पे क्या है, जो आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट थी, जो आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल रूल था 494B, उसको क्या किया गया? संवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर आपका जो है वो निवास करने की स्वतंत्रता के बारे में कहता है 19 में कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। तो ये कहता है कि देखिए, भ्रमण से जुड़ी एक और अन्य स्वतंत्रता है, वह है निवास करने की, कि जब आपको भ्रमण करने का अधिकार है तो कॉमन सी बात है कि आप जाएंगे, आपको वो जगह पसंद आ गया तो आप वहाँ रह लेंगे। जैसे जिन व्यक्तियों को गांव से शहर आए, शहर का वातावरण अच्छा लगा, वो शहर बस गए। जिनको शहर में रास नहीं आया, वो गाँव घूमने गए, गाँव में बस गए। कोई ऐसा होता है जो इन सारी चीजों से दूर प्रकृति के प्रति जब वो प्रकृति के स्थानों में चला जाता है, वो किसी जंगल में निवास करने चले जाता है, कभी हिमालय में चले जाता है, या वो राज्य में किसी भी स्थान में जाके निवास करने की उसको छूट इसी के लिए प्रदान की गई। ठीक है, तो जो भ्रमण करने की स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, जब यह निर्धारित की बात करेंगे कि निवास की स्वतंत्रता, तो इसके तहत है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में बस जाने का या निवास करने के लिए स्वतंत्र है, और उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। यदि कोई बाधा उत्पन्न की भी जाती है तो वह क्या है, मात्र किन आधारों पर बाधा इसमें उत्पन्न की? आपको जो निवास करने और बस जाने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके लिए जो निर्बंधन है वो केवल 2 आधार पे हो सकता है कि पहला, वो साधारण जनता के हित के लिए हो, और दूसरा, वो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए हो। तो पूर्व में भी हमने अनुसूचित जनजाति के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी ठीक से। तो ये क्या है कि आपको, जैसे हमारे में छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ का क्षेत्र, तो अबूझमाड़ में जो व्यक्ति निवास करते हैं अनुसूचित जनजाति के, उनकी अपनी संस्कृति है, ठीक है, वो आदिवासी संस्कृति के लोग हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी जो संस्कृति है उसमें क्या बाहरी लोगों का आना हो और उनकी संस्कृति में को प्रभावित करे। इसलिए इस जो 19 में
जो निर्बंधन डाले गए अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए इस निर्बंधन को रखा गया। यदि वहाँ के आदिवासियों के हितों के का उल्लंघन हो सकता है, तब क्या है, आपको वहाँ पे निवास करने और वहाँ बस जाने का जो अधिकार की स्वतंत्रता है वह आपका प्रयोग नहीं कर सकता। फिर जो पहला है वो साधारण जनता के हितों के लिए होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था जो आपने शायद पूर्व में पढ़ा होगा, इब्राहिम वजीर का, इब्राहिम वजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1954। तो इसमें था कि जो विदेशी व्यक्तियों हैं कि भारत भ्रमण और निवास पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस मामले में पाकिस्तान आगमन नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। तो अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार पाकिस्तान से भारत में बिना किसी परिपत्र अर्थात पासपोर्ट या अनुज्ञा पत्र के प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। कि आप पाकिस्तान से अगर भारत की तरफ आते हो और आपके पास वैलिड एक पासपोर्ट नहीं है या कोई परमिशन लेटर नहीं है, अनुज्ञा पत्र बोलते हैं इसको, तो धारा 7 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को भारत से निकाल जाने का आदेश दे सके जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कार्य किए जाने की युक्त आशंका हो। इस मामले में जो प्रार्थी था, याचिकादाता जो वजीर इब्राहिम वजीर था, वो बिना किसी पारपत्र अर्थात पासपोर्ट के या अनुज्ञा पत्र के भारत में घुस आया था। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस कृत्य को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि किसी नागरिक का बिना परिपत्र या अनुज्ञा पत्र के अपने देश में आकर बस जाना इतना गंभीर अपराध नहीं कि उसे देश से निष्कासित कर दिया जाए। यह निर्बंधन युक्त नहीं है। तो यदि किसी जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित प्रथा या रूढ़ी के अनुसार किसी नेपाली व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति के निवास पर प्रतिबंध है, यदि कहीं पे बोल दिया है कि किसी जो जनजातीय क्षेत्र वो कह दे कि यहाँ पे बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा, जो भारत के बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, या मान लो बोल दिया कि यहाँ पे नेपाली व्यक्ति नहीं आएगा, कोई चीनी व्यक्ति नहीं आएगा, तो ऐसे व्यक्तियों के निवास पर प्रतिबंध वो लगा दिए हैं। तो ऐसे निवास उपायुक्त के पूर्व अनुमति से किया जा सकता है कि वह जनजाति के हितों में विधिमान है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रतिबंध है वो वो न्यायपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी है कि जिस व्यक्ति को किसी स्थान से निष्कासित किया जाता है तो उसे सुनवाई का उपयुक्त अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह क्या है, उसका नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूलों के तहत आता है। तो हमने क्या क्या समझा इसमें कि जितने भी जो भी हमको जब हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उसके साथ आपका स्वतंत्रता, जब आपके विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसके साथ आपको क्या स्वतंत्रता रहेगी कि आपके विचार को तो उसको प्रेषित करने के लिए आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर उस सम्मेलन हो रहे हैं तो उसके आधार पर क्या है कि आपको संघ बनाने के, अपने विचारधारा वाले लोगों के साथ रहने के लिए, फिर आपको उन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में आबाद विचरण करने के लिए, फिर अगर आपकी इच्छा है कि अपने विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या है, आप किसी भी भाग में या निवास स्थान में बस सकते हो, वहां रह सकते हो, और उसके लिए जो युक्त निर्बंधन है उसके बारे में हमने आज इन चीजों को जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। कल की क्लास में हम जानेंगे कि जो आपका अधिकार है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार के संबंध में, उसके निर्बंधनों को और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।